हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज का वीडियो स्टार्टेड करते हैं। सेकंड चैप्टर के नाम जो एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि हमारी इस चारों बगल मीन डेट बोले तो हमारे इस एरिया में देखते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कि चलो अब हम पढ़ाई के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जैसे एक हम क्लास 10th में जाते हैं, पहले 9th में रहते तो एक हम 1 to 8 समझते हैं, साइंस ओनली साइंस समझते हैं। फिर क्लास 9th में जाते हैं तो हम समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के नाम से। फिर हम जब 10th कर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। फिर जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड वगैरह वगैरह जो बुक होती है उसमें बचती है। फिर उसके आगे जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें बताया जाता है क्या कि हमें जूलॉजी लेना है या बॉटनी लेना है या फिर केमिस्ट्री से ऑनर्स करना है। उसी तरीक़ा से हर चीज़ को डिवीजन कर देते हैं। डाइवर्सिटी मतलब डिवीज़न करना। क्या डिवीज़न करना होता है जो हमारी इस एरिया में हमारे होते हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ आप अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, बने रहेगा इस वीडियो पे। तो हम बहुत ही डिटेल में बताएंगे सारा। पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर उसके बाद मैं डिफिनेशन पूरा बताऊँगी, फिर यहाँ से बायोडाइवर्सिटी बताऊँगी यहाँ तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे जितना भी होगा मैं सारी ये इसमें बताते रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी क्या होती है। दिस प्लांट I'm sorry. This earth is the full of organisms of various shape and size. The largest phylum of animals kingdom alone contain over 1 million species. There are the variety of plant and right from all small grasses to tall equatorial trees. This variety in living being is called diversity. तो अब हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी इसमें क्या क्या रहेगी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हमारे अर्थ पे इस अर्थ पे जितने सारी चीज़ हैं, मतलब बोले तो एनिमल्स का हो गया या फिर प्लांट का हो गया, वो बहुत बहुत डिफरेंट बहुत सारे शेप में होते हैं और साइज़ में होते हैं। यहाँ पे बताया गया कि बहुत सब चीज़ जो होती है सबका देखिए एक इंसान के 7 रूप होते हैं, हमने सुना है, बट एटलीस्ट होता होगा तभी तो ऐसा बताया गया कि हाँ एक आदमी के 7 रूप होते हैं। तो इसमें चलिए उसी तरीक़ा से बहुत सारे जहाँ पे जितने भी सामान होते हैं लोगों को, वो बहुत सारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के शेप में साइज़ में पाए जाते हैं। जैसे कि एक हम देख लेते हैं जिराफ को और एक स्मॉल एंट को। तो जिराफ कितने लंबे होते हैं, एंट कितनी छोटी होती है। उसी तरीक़ा से हम देख ले रहे हैं कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, टाइगर में और कैट में। टाइगर और कैट दोनों एक फैमिली में आती है। मतलब बोले तो देखते हो अक्सर टाइगर का फेस, लायन का फेस एंड कैट का फेस दोनों का सेम लगता है, सिमिलर लगता है देखने में। तो हम ये सब चीज़ एक अपने रियल लाइफ में शो कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारा डाइवर्सिटी। पढ़ाई वो नहीं होता कि बस रटते चलो रटते चलो रटते चलो, यानी उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरीक़ा से इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ हमारा एक सेकेंड अजान, हमारी पृथ्वी पे जो होती है जितनी भी चीज़ होती है वो सबका विभिन्न प्रकार का आकार और प्रकार होती है। सबसे बड़ा एनिमल किंगडम में फाइलम जो कंटेन करती है, मतलब रखती है मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों स्पीसीज होती है उसमें। जैसे कि एक प्लांट में लेते हैं राइट, ग्रास से कोई टॉल होता है कोई स्मॉल होता है, सबको अलग अलग डिवीज़न में बांटे हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी सबको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटीज़ कहते हैं। अब हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटीज। द वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट लिविंग इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल। हमारी पृथ्वी पे जितनी भी जीवित चीज़ होती है, चाहे वो एनिमल्स हो या चाहे वो प्लांट हो, इन गिवन जो वह एक जियोग्राफिकल एरिया में रहती है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी और जियोग्राफिकल एरिया। देखो तो इस लाइन में ये कह दिया कि जैसे कि अब बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं, हल्का माध्यम से अगर हम समझते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जो हमारी जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है जैसे कि एनिमल्स और प्लांट, तो वह सभी चीज़ क्या हमारी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे फैली हुई है अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकारों से। अब नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब इस चीज़ को हम कैसे समझिए आने वाला, मतलब अभी हम लोग समझ पा रहे हैं ना कि ये चीज़ ये स्पीसीज़ का, ये चीज़ ये स्पीसीज़ का है, ये चीज़ ये स्पीसीज़ का। बट पिछले ज़माना में ना ये सब चीज़ जब इन्वेंशन नहीं हुई थी तो बहुत डिफिकल्ट होती थी किसी चीज़ को जाना। तब अब क्या होता है कि अब इस कैटेगरी में इसमें अब डिवाइड कर चुकी है, सिस्टम आ गया है, क्लासीफाई कर चुकी गई है। हमारा एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, क्लासीफाई कर दी थी। तो इतना हमारी पृथ्वी में मिलियन मिलियन सारे प्रकार के स्पीसीज है। तो अब ये जानना हमें तो बहुत ज़रूरी होगा कि भाई साहब अगर मैं एगो को लेकर के जाऊँगी बैठने तो उसके बारे में कितना प्रजाति आती है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था, इसी के लिए अब जो है क्या कर गया है कि उसको बांट दिया गया है, डाइवर्सिटीज़ को बांट दिया गया है। क्योंकि द हग डाइवर्सिटीज़ इन लिविंग बींग्स इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क टू स्टडी ऑफ द ईच बाय वन। तो देखो मैंने अभी आप लोग को बोला कि ये बहुत ही इतना बड़ा डाइवर्सिटी है कि जिसे डिवाइडिंग करना, बांटना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। देखो वेरी डिफिकल्ट। तो टू मेक द, तो इसको बनाने के लिए एक क्या किया गया है, इसको आसान करने के लिए एनिमल्स और प्लांट का इसको कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया है कुछ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, सिस्टम जिसे हम क्लासीफाई कहते हैं। चलो अब मेरा स्टार्ट होती है लेक्चर। तो आपने इतना समझ के, इंट्रोडक्शन था ये पार्ट। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में। ओके लेट्स गो। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटाइल। एरिस्टोटाइल क्लासिफाई एनिमल अकॉर्डिंग द लिविंग एनवायरनमेंट। अब हमारा एक साइंटिस्ट है, अब आप लोग समझते होंगे कहाँ है भाई साइंटिस्ट। तो ये एरिस्टोल कौन था, ये हमारा साइंटिस्ट था जिसने क्लासीफाई किया था एनिमल्स को। जो वह क्या करते हैं कि वो लिविंग एनवायरनमेंट में जो होती है सभी को क्या कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। जो अब जैसे कि कुछ एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक मतलब जो जलीय जीव, और टेरेस्ट्रियल मतलब बाहर जल में नहीं रहता उसको। सबको क्या कर दिया गया है कि बांट दिया गया है। किसने बांटा था ये याद रखना, साइंटिस्ट का नाम एरिस्टोटाइल।
चलो अब हम ड्रॉबैक समझते हैं इसके बारे में। तो ड्रॉबैक क्या है, एरिस्टोटाइल का क्लासिफिकेशन बोथ इन सी और देखो दोनों में, सी में और एज वेल लैंड में, ये फाइंड करना है एनिमल्स को बारे में और प्लांट के बारे में, बहुत ही स्मॉल एनिमल्स जैसे कि बहुत ही, इसमें हम इरेज कर देती हूँ, आप समझते हैं, वेरी स्मॉल एनिमल्स बहुत ही छोटा एनिमल्स, और जैसे कि सी हॉर्स, और एक सबसे लार्ज एनिमल्स जैसे कि कौन है, वेल मछली। ये पानी का जो इसमें बता रहा है कि एक जैसे कि समुद्र में देख लेते सबसे छोटा जीव होती है सी हॉर्स और सबसे बड़ा जो होती है वेल होती है। तो दिस वाज नॉट गुड, ये एक गुड क्लासिफिकेशन नहीं है। आप समझिए इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि ये गुड क्लासिफिकेशन नहीं है। तो चलो अब इतना जो हम पढ़े हैं इस सब के बारे में आपको अच्छे तरीक़ा से हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इतना जो हम पढ़े हैं अभी आपको मैं समझा दे रही हूँ। पहले बायोडाइवर्सिटी में हमको ये बताया गया कि हमारे पृथ्वी पे इतना सारा विभिन्न प्रकार के मिलियनों ऑफ टाइप की क्या है, मिलियन स्पीसीज पाई जाती है हमारी अर्थ पे, जो वो बहुत विभिन्न प्रकार के किंगडम्स में होती है। अब दूसरा आती है, ये कंप्लीट हो गया। अब बायोडाइवर्सिटी में हमको बोलती है कि वैरायटी ऑफ विभिन्न प्रकार का एनिमल्स और प्लांट पाई जाती है हमारी, कहाँ पाई जाती है, जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है। जियोग्राफिकल एरिया में उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जियोग्राफिकल का मतलब ये होता है कि जो हमारा भौतिक जैसे जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो अभी आप साइंस में पढ़ते, साइंस की भाषा में समझते, बस इतना समझिए कि हमारा इससे पृथ्वी पे लेकर के होता है। तो ये एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है एरिस्टोटाइल, जिसने वो क्या करती है, अब ये तो बहुत ज़रूरी हो गया इसको क्लासिफिकेशन करना, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को लेकर के बैठेंगे तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के लिए इसको ईजी बनाने के लिए क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। किसमें दो भाग, ग्रुप में और सब ग्रुप्स में। अब जैसे कि एक साइंटिस्ट आए थे एरिस्टोटाइल, जिसने क्लासीफाई किया गया था एनिमल्स के बारे में जो लिविंग एनवायरनमेंट में, तो और एक एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में। अब इसका ड्रॉबैक देखते हैं, मतलब इसमें ड्रॉबैक मीन दैट अगर हम कहें तो गलती क्या हुई थी, गलती एरिस्टोटाइल्स का क्लासिफिकेशन वो जैसे कि एक समुद्र का सबसे बड़ा जीव होती है वेल, और सबसे छोटा होती है सी हॉर्स। तो अब इसको ये बड़ा छोटा में अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो ये सही नहीं लगा, ये खराब सा लगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होने लगा साइंटिस्ट में। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल में। हाँ तो गाइस, तो अब हम समझते हैं, अभी आपने इतना पढ़ा, अब हम समझते हैं कि अब क्लासिफिकेशन के आधार पे कितने भागों में बांटा गया था। अब तो आगे हम चलते हैं, देखिए हमको इधर 4 टाइप का पढ़ना है। पहला प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। पहला किस पे किया गया, जिसमें न्यूक्लियस के माध्यम से, न्यूक्लियस में क्या, किस चीज़ में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और किस चीज़ में न्यूक्लियस एब्सेंट है, उस भाग में। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, अब कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म में सेल्स है, इस प्रकार में करेंगे। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब कौन कितना प्रकार का न्यूट्रिशन लेता है, क्या करता है, उस भागों में बांटा गया। अब डी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी, अब उसके बॉडी के बारे में क्लासीफाई किया गया। तो हम 1 2 3 4, अब अभी हम चारों का चारों क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। अब यहाँ पे उपस्थित और अनुपस्थित न्यूक्लियस सेल के बारे में, जैसे कि प्रोकैरियोटिक दोज ऑर्गेनिज्म इन विच हैव सेल्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल्स हो विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और उसके पास बिना कोई न्यूक्लियस, सेल्स है बट न्यूक्लियस नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक 2 भागों में बांटा गया गाइस, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, 2 शब्द आया है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक्स, तो इसमें बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें सेल है बट न्यूक्लियस नहीं है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके पास हैव सेल्स है और उसके पास न्यूक्लियस भी है, उसे हम यूकैरियोटिक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेजेंट होती है, तो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस एंड मेमोरी बॉन्ड्स, और इसमें और साथ ही साथ है यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक में बस आपको इतना याद रखना है, इसके पास जो होती है सेल तो होती है बट न्यूक्लियस नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि न्यूक्लियस के आधार पर हमको बांटा गया है। और यहाँ पे जो होती है यूकैरियोटिक में बताया गया कि उसके पास न्यूक्लियस भी होगी, सेल वॉल भी होगी, और उसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड होगी, ऑर्गेनल्स होगी, और बेटन इफेंसेस सेल, और बहुत सारे टाइप के सेल्स होगी। आप एक चीज़ याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक जो होती है सिर्फ उसका 1 सेल जो होती है, सारा फंक्शन क्या करती है, सारा फंक्शन एक ही करती है, मतलब सेल एक ही सेल उसका करती है ओनली। और हमारा यूकैरियोटिक्स में जो होती है कि सबका विभिन्न प्रकार का मल्टीपल उसमें सेल होती है, मल्टीपल सेल होती है। ओके, इज दैट क्लियर। अब चलो अब हम सेकंड पढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स, पहला तो देख लिए कि अब इसमें न्यूक्लियस के आधार पे बांटा गया। दूसरा अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पे, पहला आता है यूनिसेलुलर और दूसरा आता है मल्टी सेलुलर। दोज ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल्स, अभी मैंने आपको बताया तो सिंगल सेल्स है, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिंगल सेल्स से बनी हुई है, क्योंकि उसके पास ओनली सेल्स है, न्यूक्लियस है ही नहीं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अब सिंगल सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल करती है कैरिंग और ऑल नेसेसरी फंक्शन मेंटेन लाइफ, वो सारा फंक्शन जो होती है क्या करती है, वो अपने ही फंक्शन से करती है, एक ही चीज़ से करती है। और मल्टी सेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका मोर देन 1 सेल, इसका एक से अधिक सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स देयर कैन सम डिवीजन ऑफ लेवल मोर एफिशिएंसी, इसे बहुत ही ज़रूरी होती है। हम यूनिसेलुलर समझे, यूनिसेलुलर उसे कहते हैं जिसका सिर्फ ओनली 1 सेल हो, सिंगल सेल्स हो, और इसका एक से अधिक, इसका मल्टी सेल मतलब एक से अधिक सेल से होती है। इसका सिर्फ पूरा फंक्शन सिर्फ एक ही, यूनिसेलुलर का पूरा फंक्शन सिर्फ एक ही सेल्स करता है, और मल्टी सेलुलर का जो होती है सारा फंक्शन कौन करता है, सबका डिफरेंट प्रकार की सेल्स होती है, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर।
चलो तो अब तीसरे पार्ट पे हम आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कौन लेता है, इसमें भी दो प्रकार से, इसमें भी दो प्रकार, सब में दो प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सब में दो प्रकार के आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमें बताया जा रहा है कि ऑटोट्रॉप्स के माध्यम से, ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, ऑर्गेन प्रोड्यूस। हाँ तो दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड कैसे होता है, अभी मैंने समझा इसके बारे में कि सब में दो दो क्लासिफिकेशन की हुई है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, और आगे ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सब में बताया गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड पे कैसे होती है। ऑटोट्रॉप ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई चीज़ जो आप खुद ऑन फूड आर्गन, मतलब ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई चीज़ जो खुद से अपना खाना खुद से बनाती है, उसे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। और ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉप। प्रत्येक ग्रीन प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप समझिए, ऑटोट्रॉप उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद से पकाता है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप। प्रत्येक ग्रीन प्लांट मतलब हरा पौधा, वो सब क्या है, ऑटोट्रॉप है। ठीक है, दे हैव द पिगमेंट, इसके पास एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो ग्रीन प्लांट में पाई जाती है। और वो हमारे क्या मदद करती है, वो ग्रीन प्लांट में जो पाई जाती है क्लोरोफिल, उसे हम पिगमेंट जो क्लोरोफिल पाई जाती है, तो उसे हम हमें क्या चीज़, इससे कुछ तो फायदा होता है। हाँ, वो फायदा देती है हमें किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस करने में, फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, ये समझ के अब आते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स की तरफ। हेटेरोट्रॉप्स क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन आइदर प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉप। ऐसा कोई जीव जो प्लांट पे भी निर्भर हो, एनिमल्स पे भी निर्भर हो, उसे हेटेरोट्रॉप कहते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इसका कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑल एनिमल्स, प्रत्येक एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ बिलोंग टू द ग्रुप, ये सब क्या करती है कि बिलोंग करती है इस ग्रुप से। तो हम समझ के ऑटोट्रॉप से कहते हैं जिसका अपना भोजन खुद से पकाती है। और इसका एग्जांपल हो गया जैसे ग्रीन प्लांट उसके ऑटोट्रॉप में प्रेजेंट होती है पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और हेटेरोट्रॉप जो होती है वो अपना किसी और पे डिपेंड होती है भोजन पे, वो जो होती है ऑल, जैसे कि प्रत्येक एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो होती है क्या होती है कि ये हेटेरोट्रॉप होती है। अब आते हैं थर्ड लेवल पे हम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। अब इसे पढ़ते हैं हम क्या कह रहे हैं कि इसमें बॉडी के आकार पे भी बांटा जाता है, जैसे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर स्मॉल। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा एक बहुत ही छोटी स्मॉल सा ऑर्गेनिज्म है। पर्टिकुलर ग्रुप सेल्स आर असाइन्ड अ पार्टिकल फंक्शन, तो इसका जो फंक्शन होती है सब सेम ही होती है, बट इन लार्जर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक छोटा सा चीज़ है तो एक सेल में पूरा उसका निपट जाता है। लेकिन अब क्या होगा जब कोई एक बहुत बड़ा सा क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि टिश्यू, ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गेन। आपने तो पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में कि सेल से बनता है क्या, टिश्यू। टिश्यू से बनता है क्या, ऑर्गेन। ऑर्गेन से बनता है क्या, ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम से बनता है क्या, ह्यूमन। आप समझ सकते हो, या कुछ भी ऐसा, ह्यूमन ही नहीं, बहुत पहले सेल आता है, फिर टिश्यू आती है, ऑर्गेन आती है, ऑर्गेन सिस्टम आती है, और क्या होती है, ह्यूमन। तो सेल हमारा कोशिका एकदम छोटा, इतनी को छोटा सा सेल होता है। टिश्यू जिसमें इतना बड़ा सा टिश्यू, कुछ टिश्यू मिल करके बड़ा सा इतना बनता है। और ऑर्गेन सिस्टम जैसे यहाँ पे हमारा स्टोमैक हो गया, आई मीन स्टोमैक, ये मैंगो बन गया, ओ माय गॉड। किडनी हो गया, फिर उसके बाद लंग हो गया। ओह बहुत गंदा लग रहा है बोर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो लंग हो गया, ऐसे बनाती हूँ लंग। आई होप, मुझे तो उतना अच्छा से ड्राइंग नहीं आता है, आप लोग समझ जाना। और उसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम, और 5 को एक फिर सिस्टम बनती है, फिर ह्यूमन्स बीन्स बनती है। तो देखो, बट टिश्यू ग्रुप बनाती है ऑर्गन, देखो मैंने अभी बताया ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, जैसे कि ह्यूमन, अभी मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन। तो ये सेपरेटली क्या करती है, ये परफॉर्म करती है अपना टास्क। तो इसमें अब बताया क्या है, एक इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई छोटा सा एक इन्नू सा चीटी है, तो चीटी क्या है, एक ही मतलब नहीं, चीटी नहीं, प्रोकैरियोटिक का हम ले लेते हैं एग्जांपल। प्रोकैरियोटिक में जो होती है सिंगल सेल से वो काम चल जाती है उसमें, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होती। आप कोई बड़ा सा ह्यूमन भी दे उसको, तो इतना सिस्टम, इतना खान पियन, उसका हर चीज़ सिस्टम कैसे कंट्रोल में होगा। तो इस चीज़ से हमें पता चलती है कि हमको जो होती है बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है हमारे डिवीजन के लिए। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इसका अब हम बता देते हैं इस समय हमने क्या पढ़ा। ओके, तो ब्रीफ आइडिया एक ले लेते हैं। हमने पहला पढ़ा कि ये जो होती है क्लासिफिकेशन, जैसे एब्सेंस एंड प्रेजेंस न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस आप लोग पूछोगे क्या न्यूक्लियस, वो होती है कि एक सिंगल सेल के अंदर, जैसे बहुत अंदर अगर आप जाओगे कुछ इस प्रकार से रहती है, तो बहुत सारा यहाँ पे न्यूक्लियस कोशिका होती है जो बहुत माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद एक हमारा सेल होती है। तो जैसे कि ये हमारा कोई चीज़ रहा, ठीक है, सेल, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती है, न्यूक्लियस इन राउंड सर्कल में होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक में जो होती है क्या होती है, वो एक सेल है विद सेल है, बट वो न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या होती है, यूकैरियोटिक में वो होती है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, और वो ऑर्गेनल्स भी होगा, और बेटर अच्छा परफॉर्म करती है अपना। अब नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर जो एक सेल से बना हो, मल्टी सेल जो दो से अधिक मोर सेल से बना हुआ हो। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मोड कैसे, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जैसे कि एक प्लांट हो गया, और हेटेरोट्रॉप एनिमल्स हो गया, या फिर हम क्या ह्यूमन्स बीन्स। अब लेवल ऑर्गेनिज्म, जैसे ये साइज पे, ये लेवल ऑफ ये साइज पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देख सकते हो एक लार्ज प्लांट है, जैसे कि एक बहुत बड़ा पौधा, जैसे कि पुरुषों से आया हुआ हमारा एक पेड़ है। तो उसमें क्या होता है कि अलग होता है रूट सिस्टम, और दूसरा कंडक्ट करती है क्या, वाटर और मिनरल। लीफ जो होती है, पत्ती क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फ्लावर क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। तो ये सब बेस डिपेंड करता है एक बड़े सब ग्रुप में। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखते हैं रिलेशनशिप भाई, अब ये क्या है रिलेशनशिप। तो अब हम चलते हैं बहुत पीछे की दुनिया में। तो अब हम जानते हैं चार्ल्स डार्विन रॉट किया था, एक लिखा था बुक जिसका नाम है
ऑर्गन्स ऑफ सेपरेशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सॉरी फॉर दैट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने एक बुक लिखा था। कौन लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने, जो 1859 में, जिसमें एक थ्योरी दी थी किसके बारे में? इवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो एक थ्योरी दी थी किसके बारे में? इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। एज पर हिज थ्योरी, इसकी थ्योरी के अनुसार में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म हैव इन्वॉल्व फ्रॉम यूनिसेलुलर, प्रत्येक जो होती है ऑर्गेनिज्म वो इन्वॉल्व होती है, मतलब शामिल होती है किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब जैसे कि प्रीमेटिव बॉडी डिज़ाइन कैम अर्ली इन एवोल्यूशन हिस्ट्री लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स। अब पहले जो था बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में था कि बहुत किसी चीज़ को क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब क्या हुआ कि एक क्लासिफिकेशन आने लगा जिसे में बहुत ईजी वे में अब हम चलता है। जैसे कि एक मानो एक बहुत ही युग मात्रा का डाइवर्सिटी फॉर्म होती है, क्योंकि एंशियंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिलेट नहीं कर पाते थे कि क्या है इवोल्यूशन, कैसे किया जाए। किसी चीज़ को जानने के लिए बैठो भाई पूरा सर घूम जाता। लेकिन उसी तरीका से एक साइंटिस्ट ने आया था जिसने, चार्ल्स डार्विन, ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिखा देखा, तो उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के बारे में लिखा। तो उस बुक में बताया गया कि कैसे कैसे अलग किया जा सकता है अपने स्पीसीज़ वगैरह को डिफरेंट वेज में। तो एक क्लासिफिकेशन फिर पढ़ते देखो। बायोलॉजी का एक था साइंटिस्ट जैसे इर्नेस्ट हैकेल्स 1894 में, रॉबर्ट विक्टर 1915 में, कैरल वॉर्सी 1977 हैव टाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज बोथ कैटेगराइज द किंगडम। अब एक ये सब साइंटिस्ट आकर के क्या करते हैं? एक किंगडम बनाते हैं। अब किंगडम, साम्राज्य, ये हिंदी वर्ड है। अब देखो 5 किंगडम आता है। कौन किंगडम आता है? 5 किंगडम। अभी से बहुत अच्छे तरीके से सुनना। पहले का भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, गलती कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अभी से मैं पढ़ाने जा रही हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फर्स्ट मोनिरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, पेल्टिनिया फोर्थ, एनिमिलिया फिफ्थ। तो ये 5 किंगडम लाया था। ये कौन? ये सब साइंटिस्ट मिल करके सर्च कर करके इन लोग का बहुत ही थैंक यू सो मच है। चलो तो आगे इस सब के बारे में एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। किंगडम, चलो तो पढ़ते हैं। क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, क्या है ये सब? फाइलम, एनिमल्स, डिवीजन, प्लांट के लिए आगे चल के अब हम पढ़ते हैं। ये सब चीज़ स्किप भी कर सकते हैं बट मैं आपको समझा दी। तो यहाँ पे क्या करिए, कोई ऑर्गेनिज्म का अलग होती है हेरिडिटी कैरेक्टर स्मॉल एंड द स्मॉल ग्रुप हैव द बेसिक्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज बॉडीली द स्पीसीज इंक्लूड ऑर्गेनिज्म द सिमिलर इन। चलो ये सब कुछ नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट में आते हैं मोनिरा। अब क्या बने? दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफिनिट न्यूक्लियस। इस ऑर्गेनिज्म, इस चीज़ के पास एक डिफिनिट न्यूक्लियस होती है। मोनिरा के पास जो होती है इस ऑर्गेनिज्म, इस जाति प्रजाति को, इसके पास कोई भी डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं होती है। और ऑर्गेनल्स, और ना ही ऑर्गेनल्स, ये जो होती है क्या है? यूनिसेलुलर। अब भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि यूनिसेलुलर क्या होती है। यूनिसेलुलर वो होती है जो एक सेल से बनी हुई होती है। जैसे कि इसमें सेल वॉल्स प्रेजेंट इन सम, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशन मोड किसे लेती है? ऑटोट्रॉप से, हेटरोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप वो जो खुद से खाना पकाती है, और हेटो दोनों तरह का, ये टू टाइप का, दोनों तरह का है, दोनों तरह का ये है। ऑटोट्रॉप भी हो सकता है और या फिर हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा मोनिरा के बारे में। मोनिरा जो है क्या है? मोनिरा एक, मोनिरा के पास कोई भी डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता है। और उसके बाद मोनिरा के पास ना ही उसका ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल पाई जाती है, और न्यूट्रिशन उसका ऑटोट्रॉप भी हो सकती है या फिर चाहे तो हेटरोट्रॉप्स भी हो सकती है। और इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके पास न्यूक्लियस है। लोकेशन ये पाई जाती है बाय जेयर लाइक सीलिया एंड वीप लाइक फ्लेगिया मूवमेंट अराउंड द सम मेम्ब्रेन्स। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक वर्ड आया है, सीलिया। सीलिया जो होती है एक ऐसे ऐसे फॉर्म में रहती है, ऐसे 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 फॉर्म में आती है, जो मूवमेंट करने में, यहाँ से जो है मूवमेंट करने में इस सीलिया को मदद करती है। यहाँ तक आने में मतलब घूमने फिरने में इसको मदद करती है, लोकोमोशन करने में मदद करती है। तो यहाँ पे जो होती है प्रोटिस्टा के बारे में हमने समझा कि ये एक यूनिसेलुलर है, और लेकिन इसके पास यूकैरियोटिक है, इसके पास न्यूक्लियस है। लोकेशन ये पाई जेड लाइक, ये जेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है। और मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता दिया, ऐसे 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 कलर का स्ट्रक्चर होगा। और ये वीप लाइक फ्लेगिया होती है। कुछ मैंने न्यूट्रिशन, ये भी ऑटोट्रॉप भी हो सकती है, ये हेटरोट्रॉप भी हो सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, एल्गी, प्रोटोजुआ, प्लाज्मोडियम, इंटामीबा। ओ माय गॉड, कितना सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल याद कर लेना, इसका भी एग्जांपल याद कर लेना। अब हम आते हैं अगली तरफ, फंगी। अब फंगी क्या होता है? हेटरोट्रॉप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फंगी क्या है? एक हेटरोट्रॉप है, और हेटरोट्रॉप मतलब दूसरे पे डिपेंड होता है, और यूकैरियोटिक इसके पास सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसका न्यूट्रिशन जो होती है, देखिए ऑर्गेनिज्म ये फूड पे, भोजन पे निर्भर करती है। तो भोजन कहाँ से भाई आएगा तो बस हमारे प्लांट से ही ना, प्लांट भी, या कि जैसे हम लोग भी जिंदे हैं। अब दूसरा आते हैं लिचेंस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, लिचेंसिस। सम फंगी लाइव इन अ सिम्बायोटिक। कुछ फंगी जो होती है वो जीवित होती है किसमें? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड काइनोबैक्टीरिया। कुछ फंगी जो होती है एक जीवित रहती है एक रिलेशनशिप में, किसके साथ रिलेशनशिप में? साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया के साथ कुछ रिलेशनशिप में जीवित रहते हैं। दे आर कॉल्ड, इसे कहते हैं हम लिचेन। द एल्गी पार्ट, एल्गल पार्ट प्रोवाइडेड फूड एंड द फंगी पार्ट प्रोवाइडेड मिनरल। तो यहाँ पे जो होती है एल्गी पार्ट, जो एल्गल पार्ट प्रोवाइड करती है भोजन, और फंगल पार्ट जो होती है इसको मिनरल देती है। देखो कितना अच्छा यार, ये रिलेशनशिप में है। समझो कि ऐसे ही लिचन क्या है कि एक जीवित रहता है किसकी वजह से? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा। अब आगे हम बढ़ते पेल्टिनिया। पेल्टिनिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विदिन सेल वॉल। इसके ये मल्टी सेलुलर है और सेल वॉल इसके पास है। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप भी हो सकती है क्योंकि ये इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया जो ग्रीन पिगमेंट का होती है, जो फोटोसिंथेसिस करने में हमें मदद करती है। एनिमिलिया, अब चलते आगे। एनिमिलिया
मल्टी सेलुलर होती है ये यूकेरियोटिक विदाउट बिना कोई सेल वॉल, इसके में सेल वॉल नहीं होती है। और यूकेरियोटिक इसके पास न्यूक्लियस होती है। न्यूट्रिशन जो होती है इसका क्या होती है, हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जानते हैं अब हम क्या होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो कलर चेंज करते हैं, माय फेवरेट पिंकी पोंकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्टिनिया। अब पेल्टिनिया का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, देखो प्लांट किंगडम को एक भागों में बांटा गया, थाइलोपिया, ब्रायोफिटा एंड पेट्रियोफिटा एंड गाइनोस्पर्म एंड एंगाइजोस्पर्म। ओ माय गॉड, ये सब वेरी वेरी भी आई है, बहुत 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 हॉट है, हॉट, इसे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थैलिफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, पेट्रियोफाइट्स, गाइनोस्पर्म, एंगियोस्पर्म ये प्लांट के किंगडम्स में पाई जाती हैं। डिवीजन है ये सब। ओके गाइज, तो अब हम देखते हैं थाइलोफिटा और एल्गी। ये देखो पहला अब हम इसका पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफिनेशन बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। यह इस प्लांट में कोई भी वेल डिफिनेशन बॉडी डिजाइन नहीं होती है ग्रुप का, या प्लांट और ग्रुप कॉमनली कॉल्ड एल्गी। इसका कोई भी मतलब बोले तो डिजाइन ही नहीं होती, वेल डिफाइंड डिजाइन नहीं होती है। कैसियो में भी इसका डिजाइन प्रेजेंट रहती है, टीडी मेडी ऑक्सीबॉक्सी कैसियो भी रख सकती है। तो देखो दिस प्लांट, ये जो प्लांट है क्या है, पेरीमोंडियल एक्वेटिक में है। ये कहाँ पाई जाती है, एक्वेटिक में। कहाँ पाई जाती है, एक्वेटिक। एक्वेटिक कहाँ, तो वाटर में। वाटर कहाँ है, ओशियन में। ओशियन में या फिर सी में, सी के इधर ज़्यादातर पाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल एस्पोरिकीरा, यूलोट्रिक्स एंड कैलापोरा एंड क्लोरा, ये सब जो होती है हमारा एग्जांपल हो गया किसका, थायोफाइटा एल्गी का। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ब्रायोफाइट। तो चलो अब यहाँ पे हम समझते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइटा के बाद दिस कॉल्ड द एम्फीबियंस। इसको जो होती है प्लांट किंगडम का क्या कहा जाता है, एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब जल स्थलीय की तरफ का। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफाइंड टू स्टीम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो होती है ब्रायोफाइट का क्या होती है स्ट्रक्चर, किसकी तरह होती है, स्टीम की तरह या लीफ की तरह स्ट्रक्चर में रहती है। हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडीशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। इसका कोई भी कंडीशन नहीं होती है वाटर का और दूसरे सब्सटेंस का बॉडी से प्लांट की तरफ में इधर से उधर करना, ये एक नॉर्मल है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मॉस, फुनीरा एंड मार्केटा। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं पेट्रियोडोफाइटा। अब पेट्रियोडोफाइटा क्या होती है, पेट्रियोफाइटा द प्लांट बॉडी इज डिफाइनेड इनटू रूट स्टेम। इसका जो होती है इसका डिफाइन किया जाता है रूट से, स्टेम से, लीफ से। इसका जो होती है नहीं किया जाता है किससे, लीफ स्ट्रक्चर से वगैरह वगैरह। इसका जो होती है कि डिफाइन नहीं है, और इसका डिफाइन है क्योंकि ये टिश्यू कंडीशन, ये जो होती है बॉडी पार्ट टिश्यू एंड डिस्प्लेज टिश्यू कंडीशन, इसको जो होती है जरूरी होती है कंडीशन वाटर का और दूसरे सब्सटेंस में पानी को पहुंचाने का। जैसे कि एग्जांपल मार्स, यूरिया, फिनस, हॉर्स स्टॉल, यह सब एग्जांपल हो गया, ऑलरेडी यू कैन सी डैट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बहुत ही, एक सेकेंड, एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकती हो कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, इसको इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलो इसको पढ़ते हैं। द थायोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स एंड द पेट्रोफाइट्स एंड नेकेड इम्बाइड डेट आर कॉल्ड द स्पोर। देखो ये तीनों जो होती है थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रोफाइट्स, ये सबको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ये एक नेक्ड इम्ब्रोइज है। इम्ब्रोइज मतलब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसे कहते हैं, और ये एक स्पोर्ट्स, इसे स्पोर्ट्स कहते हैं। द रिप्रोडक्शन ऑर्गन प्लांट, ये रिप्रोडक्शन जो होती है प्लांट में तीन ग्रुप में होती है। क्या, तीन ग्रुप में होती है, जैसे वेरी इनकॉन्सपर्स दे हैव द तीन स्टेज में, जिसे हम कहते हैं साइटोगैमिया, दो हिडन के। एक जो होती है हिडन, क्या होती है, हिडन रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गन्स में। क्या होती है, हिडन रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गन्स में। और दूसरी तरफ देखा जाए प्लांट विद वेल डिफिनेशन रिप्रोडक्शन टिश्यू डेट अल्टीमेटली मेक सीड आर कॉल्ड द फाइनोगिनिया एंड सीड आर द इंसल्टेड रिप्रोडक्शन। ये सब जो हमको मदद करती है किसमें, रिप्रोडक्शन करने में। ये तीनों क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है प्रेगनेंसी का, किसमें, प्लांट में। ठीक है, अब आगे की तरफ हम समझते हैं। चलो गाइनोस्पर्म द प्लांट ऑफ द ग्रुप बियर्स नेकेड सीड। ये एक क्या होती है, नेकेड सीड्स होती है, जिसे हम यहाँ पे, एक सेकेंड, इसे हम जूम आउट करते हैं। गाइनोस्पर्म द प्लांट ऑफ द ग्रुप बियर्स नेकेड सीड, हम इसे अपने आंखों से देख सकते हैं। ये यूजुअली आमतौर पे पेरिनियल होती है, इवन ग्रीन और वुडी में होती है। एग्जांपल जैसे पाइन्स एंड ड्योडर। तो एंजियोस्पर्म, सॉरी गाइनोस्पर्म, समझ सकते हैं ये एक ऐसा प्लांट ग्रुप का प्लांट है, ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसे हम बियरली नेक्ड तरीका से नंगे सीड्स को देख सकते हैं होती है, जो यूजुअली ये क्या होती है कि एक पेरिनियल में इवन ग्रीन उड़ी तरीके का होती है, जिसे पाइन्स एंजियोडर कहते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं एंजियोस्पर्म। द वर्ड इज मेड ऑफ फॉर्म, ये वर्ड बनी हुई होती है दो ग्रीक वर्ड से। एंजियो मीन कवर होती है किस पे, स्पर्मा से कवर हुई होती है, मीन्स इसका मतलब होती है सीड। द सीड डेवलप, ये सीड जो होती है डेवलप करती है, उगती है, ये सीड है। ठीक है, ये बिच्ची है, ये बिच्ची उगती है किसमें, एक अंदरूनी ऑर्गन्स में बढ़ती है और वो रूप ले लेती है फ्रूट का। ठीक है, और ये ऑल्सो इसे फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, और ये प्लांट एम्ब्रियो सीड स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, साइटो सॉरी कॉटिलिडोन। तो ठीक है, एंजियोस्पर्म समझे क्या होती है, जैसे कि ये मैंगो है, ठीक है, मैंगो का सीड है। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं गाइनोस्पर्म। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं जो एक मैंगो बन जाता है, एक अंदरूनी तरीका में एक रिप्रोडक्शन ले लेती है और इसमें भोजन फ्रूट का फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रूट, तो उसे कहते हैं हम क्या, एंजियोस्पर्म।
अब आते हैं कॉटिलिडन। कॉटिलिडन को कहा जाता है सीड लीफ, क्योंकि ये मैनी स्टैंडर्ड दे इमर्ज एंड दे बिकम ग्रीन एंड द सीड जर्मिनेटेड द एंगल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप द बेसिस न्यूमेरिकल साइटोप्लाज्म सीड प्रेजेंट है। इसमें देखो बोले क्या कह रहा है, काइटोडेंस एक प्रकार का सीड है, सीड लीफ है, जिसे हम बहुत सारे इन मैनी इंस्टेंसन दे में ये इमर्ज करती है। किसमें? कॉटिलिडन जो होती है वो सीड लीफ है, जिसमें जो मदद करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, जो जर्मिनेट करती है, जर्मिनेट होती है किसका? सीड का जो जर्मिनेट होती है उसको मदद करती है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन्स। सीड हैव सिंगल्स कोटिलेडन, सीड के पास सीड एक सिंगल कोटिलेडन, इसके दो कोटिलेडन्स होती है। ठीक है, कोटिलेडन समझ के क्या होती है? कोटिलेडन वो होती है जो एक सीड लीव होती है जो मदद करती है सीड को जर्मिनेट करने में। ठीक है, अब आगे आते हैं जिसे प्रत्येक फाइलम एंड इट्स ऑन क्लासेस, इसका सबका एक अपना क्लासेस होती है, सब क्लासेस ऑर्डर होती है। जैसे कि अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अब स्टार्ट होगी यहाँ पर से। देखो अब पॉलीफिला दे आर द नॉन मोटाइल मेंस, मतलब ये एक गतिविधि होती है एनिमल्स जो अटैच होती है कुछ सॉलिड सपोर्ट से, विच कॉम्प्रेसिस ऑफ द species of the calcium carbonate cilia, ये they had holes and pores all over the body, they lead to canal system, they help in the carbonated water through the body to the bring the food and oxygen। एक पॉलीफिला जो एक नॉन मोटाइल होती है एनिमल्स में, जो पाई जाती है, अटैच होती है किनसे? सॉलिड सपोर्टिव कॉम्प्रेसिस से, जो मदद करती है हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और कार्बोनेट सिलिया ये पास करने में दिया, तो यह छोटे छोटे पोर छेद जो होती है हमारी बॉडी में एनिमल्स की बॉडी में, तो वह जो क्या करती है, कैनाल, ये एक कैनाल सिस्टम होती है जो मदद करती है सर्कुलेटिंग, मतलब इधर से उधर करने में, भोजन को ऑक्सीजन को इधर से उधर जाने में मदद करती है। एनिमल्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीफिला का मदद क्या है, ये एक छोटी छोटी पोर्स होती है पूरे बॉडी में, और ये केनाल से स्टार्ट होती है जो मदद करती है सर्कुलेटिंग करने में वाटर को और बॉडी को, फूड को, ऑक्सीजन को, ये सब पहुंचाने में मदद करती है। एनिमल्स आर द कवर्ड, एनिमल्स जो होती है वो कवर्डेड होती है हार्ड आउटर साइड, इसका बाहर का क्षेत्र का कैसा होता है, बहुत हार्ड होती है स्केच में, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सिलिया में बनी हुई होती है, किसे कॉम्प्राइजेज होती है किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिया के साथ। ये है द वेरी मिनिमल डिफिनेशन, इसका एक बहुत ही मिनिमल डिफिनेशन है टिश्यू में, जैसे स्पोंगस में होती है ये सारी चीज़। तो समझिए ये हमारी मदद करती है, बहुत ही अहम हिस्सा निभाती है। कौन? ये पॉलीफिला जो मदद करती है भोजन में, और छोटे छोटे पोर्स जो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होती है, और वो पोर्स क्या करती है? ऑक्सीजन पहुंचाने में, फूड पहुंचाने में, और सारी चीज़ों में मदद करती है। अब आती है कॉलिनट्रेटा, ये एक एक्वाटिक एनिमल्स है। एक्वाटिक मतलब जलीय जीवित आदमी, आई मीन एनिमल्स है। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, इसकी बॉडी में एक कैविटी होती है। कैविटी मतलब वो कैविटी माने ये मत समझ लेना कि गंदगी जो हमारी टीथ में हो जाती है, कैविटी का मतलब यहाँ पे दूसरा है, ये बॉडी में जो होती है कॉलीसेंट्रा होती है, जैसे कॉलिन और मीन्स कैविटी का होती है। बॉडी इसमें 2 लेयर से बनी हुई होती है, हाइड्रा और जेली फिश में। ठीक है, ये समझ के कॉलिन टेट्रा जो होती है एक एक्वाटिक एनिमल से, जलीय जीवन आदमी है, जो ये एक कैविटी, इसके बॉडी में कैविटी होती है जिसका नाम है कॉलिसेंटेट्रा, जिसे कॉलिन में कैविटी बोलते हैं। बॉडी बनी होती है 2 लेयर से, और ये जैसे कि एग्जांपल हाइड्रा हो गया और जेलीफिश हो गया। ठीक है, इट क्लियर, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्या? पैलिथीमिन्स। तो अब हम समझते हैं पहले प्लेथिमिनस के बारे में। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, पढ़ने में आप लोग को भी होगी, तो इसको कभी भी तोड़ के पढ़ो यहाँ पे, अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, तो हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। ओके, द बॉडी इज द बायलैटरल सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द सेम डिजाइन। देखो ये क्या है? बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है, मीनिंग जो एक लेफ्ट साइड में पाई जाती है और राइट साइड में आधे पार्ट में होती है सेम डिजाइन। देयर इसके बाद 3 लेयर होती है सेल का डिफरेंट टिश्यू में, जो बनाती है एनिमल्स को ट्राइपोब्लास्ट। 3 लेयर होती है, ठीक है, जो मदद करती है क्या? ट्राइपोब्लास्ट में, जिसे हम कहते हैं देयर इज़ नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी, इसमें कोई भी ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं होती है, जिसमें और कॉलिन होती है, और ये ऑलरेडी वेल डेवलप होती है, मतलब पहले से परिपक्व होती है, जो कि द बॉडी इज द फ्लैटेड, और ये बॉडी कैसी होती है? फ्लैटेड होती है, और डॉर्सिवेंट्री होती है, जिसका मीनिंग होती है टॉप टू बॉटम देती है, विच इज वाई दस एनिमल्स, जिसे हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक एग्जाम्पल फ्लैट वॉर्म को देखिए, वो कैसे एकदम पतली लाइन में जाती है और फिर ससरते रहती है, ऐसे देखते रहो, ऐसे चलती रहती है, एकदम सतह पे लग रही है कि कैसे ना चल रही है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एक फ्लैट वॉर्म होती है, और ये एक अदर फ्री लिविंग पैरासिटिक होती है, जैसे कि एग्जाम्पल एंटीनिया और लीवर फ्लग होती है। अब आती है नीमोटोरा। बॉडी इज द बायोमेट्रिकल सिमेट्रिक, इसका बॉडी बायोमेट्रिकल सेंट्रिकल होती है, बॉडी स्लेंडर होती है, रादर फॉल्स बॉडी कैविटी और द पॉसिटिव इज द प्रेजेंट, इसमें जो होती है फॉल्स बॉडी कैविटी और प्यूजिडुकोलेमेन प्रेजेंट होती है, वेरी सिमिलर, ये बहुत सामान्य होती है पैरासाइट से, वॉर्म से, जिसके कारण हमारे बॉडी में डिजीज होती है। क्या होती है? डिजीज होती है, हमारी डिजीज़ होती है। द वर्म्स, ये वर्म्स जो होती है कारण इलिफेंटियाज एक बीमारी होती है, जिसे ये फेलिएटेड वर्म से होती है। वर्म इंटेस्टाइन में पाते, जैसे रॉन हमारे आंतों में प्रेजेंट होती है, यह बॉडी के अंदर में होती है, नेर्मोटोरा टाइप का। अब आती है पिन वॉल, एग्जाम्पल जैसे एस्कीरिया और वेहुड्रिया होती है। अब दूसरा प्रकार का प्रश्न पढ़ते हैं, एनीलिडा।
एनालिटा क्या होती है? आर द बायोमेट्रिकल सिमेट्री, ये भी एक बायलैटरल सिमेट्रिकल है। और ट्राइपोब्लास्ट मतलब 3 प्रकार का ट्राइपोब्लास्ट उसे कहते हैं जो 3 प्रकार के लेयर से बने होते हैं। और ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, इसके में ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो ये बॉडी जो होती है क्या करती है? बॉडी डिवाइडेड होती है किसमें? रिंग लाइक में और सेगमेंटल्स में, ठीक है। अर्थवर्म और लिचेंस, जैसे कि अर्थवर्म और लिचेन, ये हम अपने आमतौर पर जिंदगी में अर्थवर्म तो देखते करते हैं, जिसे हम चार्ली वर्ड से जानते हैं। ये सब पाई जाती है। एक अब उसके आगे जो हमने अभी ये पढ़ा है, ये हमारी बॉडी के सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो ये बॉडी के अंदर सब में ये पाई जाती है, यहाँ पे राउंड वॉल्स में, और ये बाहर की तरफ में पाई जाती है। और ये भी इसका स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि ऐसे ऐसे प्रकार के शेप एंड साइजेस में हो रही, क्योंकि यहाँ पे आपने आगे पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि बहुत सारी चीज़ों शेप और साइज़ों में भी बांटा गया, क्लासीफाई किया गया, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। चल तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एथियोपोडा के बारे में आप पढ़ते थे, अब ये एक सबसे लार्जेस्ट ग्रुप का एनिमल्स के ग्रुप का होती है, जो ये एक बायलैटरल सिमेट्रिकल में होती है। देयर इज द ओपन सर्कुलेशन, इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। और ब्लड डज नॉट, इसका ब्लड कोई भी फ्लो नहीं करती वेसल्स के थ्रू। और ये ज्वाइंटेड होती है हमारा कहाँ? लेग से। और द एथियोपोडास मीनिंग जॉइंटलेस लेग कहा जाता है, जैसे एंट, कॉकरोच, ग्रास ऑपर्स, को ये सब हम तो आमतौर पर अपनी जिंदगी में पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक लार्जेस्ट एनिमल्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होती है, जो एक किसी में होते बायलैटरल भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल भी होते हैं, और सेगमेंटेड भी हो सकती है। देयर इज ओपन, इसके पे ओपन सर्कुलेटरी ओपन होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। सो यह इसलिए बॉडी मूव इसमें जो होती सर्कुलेशन नहीं होती है। दे आर द जॉइंट, इसका ऑलरेडी क्या होती है कि लेग से ज्वाइन होती है। ऑलरेडी आप हैंड एक चींटी को देखते होंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे चलती रहती है। ये तो बहुत बड़ा है लेकिन वो छोटा। और कॉकरोच को भी देखते होंगे कैसे ऐसे 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 और ऐसे टाइप से चलते। मुझे तो बहुत डर लगती है इस चीज़ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो अब उसके बाद तो ये समझ के अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मस्कुलस, ये भी एक बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। और रिड्यूस कॉलिमेटिक कैविटी, तो सॉफ्ट बॉडी इसका इसका सॉफ्ट बॉडी कवर होती है, हार्ड सेल्स होती है, और मैनी और बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट्स पाए, जैसे कि स्नेल में म्यूकस। स्नेल्स मतलब जानते हो, इसका बाहर का कवर बहुत हार्ड होती है और अंदर का जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। मतलब बोले तो एक स्नेल के बाहर में ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे रहती है, और ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में होती है। इसको देख ऐसे स्ट्रक्चर में होती है। तो ये पार्ट जो होती है क्या होती है? सॉफ्ट होती है। और ये पार्ट जो होती है हार्ड कवर होती है इसका, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं स्नेल, स्नेल का हिंदी वर्ड स्नेल ही होता है। अब आते हैं इक्वांडरमेट 8 नंबर पे। इन ग्रीक इको का मतलब होती है हेडिगो एंड द ड्रामा स्किन। थर्ड ये एक स्पाइनी स्किन है, स्पाइनी स्किन में होती है। और ये क्या करती है? वेट फॉर मिनट। हाँ, तो ये जो होती है स्पाइनी होती है स्किन में। और ये एक फ्री मैरीन लिविंग एनिमल्स है। तो ये एक ट्राइपोब्लास्ट, ये भी एक 3 लेयर से बनी होती है विद कॉलम से। दे हैव द पेसूरिया वाटर ट्रैप होती है तो में दे हैव द पेसूरिया ट्रैप, और स्केलेटन में बनी हुई थी कैल्शियम कार्बन से, जैसे कि एक स्टार फिश और सी यूट। क्या स्टार फिश को शायद मैंने तो देखा नहीं है, बट मैंने कह सकती है एकदम सेल्फी छिछलो स्पाइनी का मतलब छिछलौआ होती है, अपने हाथ से जिन पे बहुत जल्दी से छिछल जाती है। अब आते हैं दूसरी तरफ में प्रोटोकॉन्ड्रिया जो होती है कैसे होती है? एनिमल्स भी बायोमेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है, इनको लेयर से बनी होती है, जिसे ट्रिपोब्लास्ट कहते हैं, होती है, डिस्नो शो करती है बहुत सारे फीचर हमारे बॉडी में, डिजाइन में और नोटोकॉर्ड में। और ये पाई जाती है एक ड्यूरिंग जिंदगी में। नोटोकॉर्ड क्या होती है? एक लंबा लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मदद करती है स्ट्रक्चर में, और ये रन करने में मदद करती है एनिमल्स को। नर्वस से ये जुड़ी हुई होती है, नर्वस टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, ये प्लस मसल्स अट्रैक्ट करती है मूवमेंट के तौर पे। अब आते हैं जैसे कि एग्जांपल बेलेनगस, हाइड्रोमीडा एंड द एम्फीबियस और वर्टिब्रेट्स जो दिया ये एनिमल्स जो होती है टू वर्टिब्रेट्स, इसके पास वर्टिब्रेट्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है। स्केलेटल वर्टिब्रेटा एक बैकबोन साइड्स में होती है, पॉइंट मूवमेंट मदद करती है एनिमल्स को मूव कराने में। वर्टिब्रेट ये एक बायलैटरल समझ 2 लेयर होती है और ट्राइपोब्लास्टिक लेयर्स में पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स ये एक बहुत ही जटिल डिफिनेशन टिश्यू होती है जो हमारे बॉडी में पाई जाती है। और नोटोकॉर्ड्स में थोड़ा मैं स्पीड करती हूँ क्योंकि अभी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इसका कुछ फंक्शन याद करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। चेंज कर लेते कलर को, आई थिंक मुझे अब ब्लू यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स ग्रुप के भी 5 तरीके की क्लासेस होती है। पहला पाइसेसिस, दूसरा एम्फीबिया, रिपीटिया, एविस, मैमिलिया। ये बॉडी जो होती है स्ट्रीमलेड हैज द फिन्स टेल्स स्विमिंग, एक इसके पास टेल होती है जो मदद करती है मूवमेंट कराने में। स्किन कवर होती है स्केल से, स्केलेटन बनी हुई होती है बोन हड्डी से, और कार्टिलेज का जो ऑक्सीजन को अंदर बाहर करती है और कोल्ड किसी भी एनिमल्स की चीज़ को ठंडी बनाए रखती है। इसके पास 2 चैम्बर होती है, हर्ट का प्रेजेंट होती है हर्ट में, जैसे कि आप तो देखते हैं फिशेस और रोज, ट्रंक, शार्क, ये सब एग्जांपल हो गया। एम्फीबिया एक अडॉप्टेड एम्फीबिया जो होती है एक अडॉप्टेड लिविंग बोथ होती है, लैंड पे भी और वाटर पे भी रिस्पायरेशन कर सकती है अपने गिल्स की मदद से और लंग की मदद से, जैसे फ्रॉग, टोर्ड्स, एक्सक्लेमेंटर्स। अक्सर तुमने मेढक को देखा, वो पानी में भी वाटर में भी जीवित रह लेती है, और किसमें और लैंड में भी जीवित रह लेती हैं। तो उसके पास अगर पानी में जाती है तो गिल्स की मदद से वो सांस लेती है, गिल्स फेफड़ा इसे कहते हैं, गलफाड़ा, और लंग्स मतलब हमारे छाती से, ठीक है। तो उससे हम अपना सांस लेते हैं। अब रिपीट किया, ये एक क्रिविन एनिमल्स है जो स्किन रफ होती है और विजिटेड एक्सट्रीमली टेम्परेचर इसके में होते हैं। हर 3 चैम्बर होती है, मोस्ट बहुत सारा में 4 भी चैम्बर, जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गया, ये कोल्ड बॉडी
कोल्ड ब्लड एनिमल्स है जैसे लिज़ार्ड, टर्टल, स्नेक, इस सब का बॉडी क्या है, ठंडी है, 4 चैम्बर्स होती है और इसका बाहरी का साइड बहुत रफ होती है और अंदर की साइड तो खैर अल्लाह जाने, हमने तो कभी छुई नहीं है। अब एविस एविश क्या होती है, एक बड़ी कवर होती है, एक फेदर्स फोर लिम्स होती है, इसमें जॉइंट होती है, फ्लाइंग करने में मदद करती है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती है, 4 चैम्बर इसके में भी प्रेजेंट होती है, हटका जैसे स्पॉरो, ईगल, क्रो, पैरट, ये सब बहुत ही गर्म होती है, गर्म हीटेड बॉडी का होती है। तो इसमें पहला पाइसियस में इसे आप समझ सकते हो। पाइसिस में क्या हो गया, इसका एग्जांपल फिशेज रोबो टैंक, मतलब एक बहुत फिंगर टेल की मदद से इसका मूवमेंट करती है और ये कार्टिलेज में होती है और ये ऑक्सीजन को मदद करती है सप्लाई करने में। एम्फीबिया से फ्रॉग का समझ सकते हो कि ये पानी में भी जीवित रह सकती है, जो पानी में गिल्स की मदद से ले सकती है सांस, और लंग्स में पृथ्वी लैंड पे आकर के। और रेपिटिलिया मतलब लिज़ार्ड, इसका ठंडा देह होती है, 3 चैम्बर होती है, इसका 4 चैम्बर होती है और मदद करती है। और एवरेज जो होती है इसको कहते हैं, जो ये वार्म ब्लडेड होती है जैसे चिड़िया, 4 लिम्स का 4 लिम्स होती है और ये स्पैरो, ईगल, कैरट अब आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैमेलिया। मैमेलिया क्या होती है, हो फाइनली। तो अब यहाँ पे है मैमल। मैमल एक ग्लैंड है जो पाई जाती है, प्रोड्यूस करती है मिल्क नेचुरली अर्थ में, स्किन कवर होती है हेयर से और स्वीट ग्लैंड होती है। और ये मैमेलिया उसे कहते हैं जो दूध देने वाली चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं। वार्म ब्लड होती है एनिमल्स का, 4 चैम्बर होती है, बहुत सारे एनिमल्स देती है। हाइपर बर्थ, जब कोई एक चीज़ जन्म देती है, जब कोई ये एक जन्म देती है किसी जीव को, तो वह बर्थ के समय में एक अंडा प्रोड्यूस करती है। और जैसे कि मैन, हॉर्स, कंगारू, लायन, यह सब क्या होती है कि मैमेलिया, ये मैमेलिया मिल्क प्रोड्यूसन नेचुरली देती है। अब ये सब साइंटिस्ट कवरिंग द राइटिंग साइंटिस्ट ने इसको ये कवर करो द नेम ऑफ जीनस, ये सब का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। अब द नेम ऑफ जीनस प्रेजेंट इन कैपिटल लेटर, देन द नेम्स ऑफ स्पीसीज बिगिनिंग स्मॉल लेटर और द प्रिंटेड साइंटिस्ट नेम एंड द इटालियन देन रिटन हैंड बाय जीनस। ये कुछ नहीं है, बस जो यहाँ पे आपका सिलेबस होता है कंप्लीट। तो हमने देख लेते कितना हमने पढ़ा। ओ माय गॉड, इतना स्टार्टिंग से पढ़ा। डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशंस क्या होती है, फिर नेचुरल तो बायो, बहुत सारे ये लंबा वीडियो हो रहा है। तो ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज़ लाइक कीजिए। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, बहुत सारा मिस्टेक हुई होगी तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।